नमस्कार दोस्तों, अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज अपन 12th क्लास की NCERT जो मैथ है उसे स्टार्ट करेंगे। और 12th मैथ NCERT स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 11th क्लास की जो NCERT बुक है उस NCERT बुक के जो 2 चैप्टर है आपके फर्स्ट और सेकेंड, सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शन, उन दोनों को मद्देनजर रखते हुए पहले उनका बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद में जो आपकी 12th NCERT बुक है और उसका जो पहला चैप्टर है वो भी रिलेशन एंड फंक्शन वाला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले अपन क्या कर लेते हैं कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका जो कुछ बेसिक है जो आपने 11th में पहले और दूसरे चैप्टर के अंदर पढ़ा है उससे पढ़ लेते हैं, ताकि आपकी जो बीच की जो छुट्टियाँ रही है ना, तो छुट्टियों में आप सब कुछ भूल गए होंगे, तो आपका थोड़ा सा रिविजन भी हो जाएगा और अपन फिर अच्छे से पढ़ पाएंगे। जैसे 12th NCERT ये स्टार्ट करने से पहले 11th NCERT का जो फर्स्ट और जो सेकंड चैप्टर है ये आपका सेट्स वाला है और ये है आपके रिलेशन एंड फंक्शन वाला। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ऐसा करते हैं कि जो सेट है, सेट से संबंधित जितनी भी जानकारी आपने 11th में ली है मैं उसका कुछ बेसिक्स आपको बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा रिकेप हो जाएगा और थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से 11th में पढ़ा होगा सेट क्या होता है। तो सेट को जानने से पहले मैं आपको कुछ नंबर्स जो आप 9th 10th में पढ़ते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, एक एक का बिल्कुल धीरे धीरे से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन होने के बाद में सेट पा जाएंगे, सेट होने के बाद में रिलेशन एंड फंक्शन, फिर उसके बाद में 12th में। तो कुछ नंबर्स की मैं बात कर लेता हूं और आपने नंबर्स के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। पहला नंबर्स आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है आपने पढ़ा होगा कि जो संख्या 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद में आपने पढ़ा होगा होल नंबर, जिसे अपन W से लिखते हैं, हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं, जो 0 से लेकर कहाँ तक होती हैं, इन्फिनिटी तक। उसके बाद में इंटीजर की बात करते हैं जिन्हें अपन I या Z से लिखते हैं, जिसमें क्या होता है पॉजिटिव नंबर भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे और जो आपका 0 है वो भी इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा, तो वो आपका हो जाएगा इंटीजर। इसी प्रकार से आपने पढ़े होंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे अपन, इवन नंबर, और फिर इसी के साथ में ऑड नंबर जो 2 से क्या हो, डिविजिबल हो, और जो 2 से डिविजिबल ना हो। जो 2 से डिविजिबल है वो तो आपको हो जाएंगे इवन, जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो आपके क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर। इसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा। इसी में हम आगे बात करते हैं रियल नंबर। और इस रियल नंबर को पढ़ने से पहले मैं आपको 2 नंबर पढ़ा देता हूँ। एक आपके पास में होती है परिमेय संख्या जो आपने पढ़ रखी है, और सेकंड अपने पास में क्या होती है, अपरिमेय संख्या। आपने पढ़ा है परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यह आपकी होती है परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या जो आपने 9th और 10th में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, रूट वाली जो संख्या होती हैं, और आपने सिद्ध भी किया है 9th में भी और 10th में भी। ये सवाल फिक्स 10th में तो बोर्ड में तक में पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपने सब कुछ पढ़ा है, यानी जितनी भी रूट वाली संख्याएं हैं वो आपकी होती है अपरिमेय संख्या, और जिसे अपन P/Q के रूप में लिखा है वो होती है आपकी परिमेय संख्या। अब रियल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, जो परिमेय भी हो और क्या हो, अपरिमेय भी हो। रियल नंबर क्या है, जो परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, उनको अपन बोलते हैं रियल नंबर। इसी के साथ अपन आगे बात करते हैं, फिर आपने पढ़ा होगा प्राइम नंबर। अच्छा, परिमेय संख्या को जो है अपन किससे लिखते हैं, Q से लिखते हैं। रियल नंबर को हम किससे लिखते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्राइम नंबर आपने पढ़ा होगा ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं या फिर a का भाग जाए, ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं या फिर a का भाग जाए वो कहलाती है आपकी प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या। जैसे 2 है, देखो 2 में एक तो 2 का भाग जाता है और एक किसका भाग जाता है, 1 का भाग जाता है। इसी प्रकार से 3 है, 3 में 3 का भाग जाता है और 3 में 1 का भाग जाता है। जैसे मान लेते हैं 4 संख्या को मैं ले रहा हूँ ना, अब 4 में
1 का भाग भी जाता है, 2 का भाग भी जाता है और 4 का भाग भी जाता है। क्या ये प्राइम नंबर है? जी नहीं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि प्राइम नंबर वही होगा जिसमें स्वयं या फिर किसका भाग जाए, 1 का भाग जाए। लेकिन यहाँ पर तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, ये 2 से भी क्या है, डिविजिबल है, तो ये आपकी जो है प्राइम नंबर नहीं होगा, अभाज्य संख्या ही नहीं होगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि सबसे छोटी जो आपकी अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? 2 है। 2 आपके पास में क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसी क्रम में आपने पढ़ा होगा, 11th क्लास की बात करता हूं मैं, उसमें आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप पूछोगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? 11th एनसीईआरटी में आपने 5th चैप्टर पढ़ा होगा और 5th चैप्टर आपका जो है पूरा का पूरा इस कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड है। क्या होता है, थोड़ी सी बात करें। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से। आपने 10th क्लास में पढ़ा है, मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ा है, और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपने श्रीधराचार्य विधि से सूत्र निकाला था। वो था आपके पास में b² - 4ac/2 है। ये आपके पास में पढ़ा होगा आपने, प्लस माइनस यहाँ से, तो फिर क्या था, यहाँ से आपके पास में -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2 है। यहाँ से आपने मूलों की प्रकृति ज्ञात की, और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने से पहले आपने d निकाला होगा। d को हम बोलते थे वियुक्तक्रम, और ये आपके पास में क्या था, b² - 4ac। मूलों की प्रकृति के बारे में आपने देखा होगा, मूल वास्तविक कब होते हैं, काल्पनिक कब होते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि ये सम्मिश्र संख्या आई कहाँ से, या हम इसका जिक्र क्यों करते हैं, कहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ये थोड़ी सी बात करते हैं। b² - 4ac। फिर आपने देखा होगा इसका मान यदि 0 से छोटा है, इसका मान यदि 0 से छोटा है तो हम कहते थे मूल काल्पनिक होंगे, और इतना कहने के बाद में अपन मूल को ज्ञात नहीं करते थे। ऐसा 10th क्लास में था। अच्छा, ऐसा क्यों? जैसे मान लो 0 से कम होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो आपके पास में वैल्यू जो आएगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। और अंडर के अंदर जब आपके पास में कोई माइनस का आता है, अंडर के बाद में जब आपके पास कोई नंबर माइनस में आता है, तब वो क्या बन जाती है, आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर में सम्मिश्र संख्या बन जाती है, आयोटा के रूप वाली संख्या बन जाती है। तो इसी रूट आयोटा की बात करते हो, ये आयोटा क्या होता है, इसे हम बोलते हैं √-1। तो यहाँ से हम सम्मिश्र संख्या की बात करते हैं कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे अपन a + आयोटा b के रूप में क्या करें, लिख लें। ऐसी संख्या जिसे a + आयोटा b के रूप में लिखा जा सके, वह आपकी कहलाती है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। लेकिन इसमें शर्त क्या है, शर्त यह है आपके पास में, ये आपके पास एक a है और जो b है, और दोनों ही आपके पास में क्या है, प्राकृतिक संख्या है। a और b आपके पास में क्या है, प्राकृतिक संख्या है, लेकिन ये रियल है, दोनों ध्यान रखना, ये दोनों आपके पास में रियल है। और यहाँ a + आयोटा b में हम बात करें तो ये और ये वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट की बात कर, ये तो आपका कहलाता है रियल पार्ट, और ये वाला पार्ट कहलाता है आपका इमेजिनरी पार्ट, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। यानी इस प्रकार की जो आपके पास संख्याएं होती है वो कैसी होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये सेट की शुरुआत करने से पहले मैंने आपको जितने भी नंबर पढ़ाए हैं, इसका कोई वजह है, कारण है, क्योंकि सेट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पूछेगा, कहेगा अपने को कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, या फिर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इससे पहले क्या होता है कि आपको समुच्चय ज्ञात करने से पहले उन संख्याओं के बारे में जानना अति आवश्यक होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब हम सेट की बात कर लेते हैं। आखिर में सेट क्या है, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को अपन समुच्चय या फिर क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। जितने भी वस्तुएं हैं सुपरिभाषित हैं तो वो क्या कहलाती हैं, सेट कहलाती हैं। कैसे, जैसे मैं बोल लेता हूँ आपको कि आपके पास, आपको बोल दिया कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय का मतलब क्या हुआ, आपने पढ़ा है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी चलता रहेगा। तो जैसे भी आपके पास में समुच्चय की बात हुई, यानी यहाँ इसको अपन ने क्या किया, जितने भी नंबर्स थे उनको एक करली ब्रैकेट या फिर मजले कोष्ठक के अंदर हमने क्या कर लिया,
बंद कर दिया। और इसको मैंने जैसे बोल दिया, ये आपके पास एक सेट बन गया। और सेट कौन सा है, n बराबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये आपके पास में क्या हो गया, सेट हो गया। सेट के बारे में आपने और पढ़ा होगा कि सेट में जो आपका सेट लिख रहे हो आप, उसे आप क्या करते हो, कैपिटल लेटर में लिखते हो। और जो उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, उस एलिमेंट को आप क्या करते हो, स्मॉल लेटर में लिखते हो। जैसे मैं बात कर लेता हूँ कि आपके पास में एक सेट है, सेट आपके पास में कौन सा ए है, और इसमें कुछ एलिमेंट हम मान लेते हैं कि आपके पास में क्या है, ए ई आई ओ और यू, ये सब कुछ आपने पढ़ रखा है। थोड़ा सा रिवीजन, ए ई आई ओ यू ये सेट है आपके पास में। अच्छा, फिर आपने कुछ साइन देखे होंगे सेट के अंदर ही। एक साइन आपने देखा होगा इस तरीके का, और एक साइन आपने देखा होगा इस तरीके का। इन दोनों साइन की हम चर्चा करेंगे। ये साइन क्या कहता है और ये साइन क्या कहता है। ये साइन है आपको बिलोंग्स टू बताता है। जैसे मैंने बोल दिया कि ये आपके पास एक एलिमेंट है ए, ये ए एलिमेंट जो बिलोंग है, किससे बिलोंग करता है, ए को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका ए एलिमेंट है, ए जो आपका अवयव है, ये किससे लिया गया है, समुच्चय ए से लिया गया है। तो इस साइन का मतलब तो ये हो गया, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि के इज बिलोंग्स टू ऑफ ए। अच्छा, के क्या इस समुच्चय ए का अवयव है, एलिमेंट है, जी नहीं, तो इसे मैं बोलूँगा नॉट बिलोंग्स टू। क्या बोलूँगा, के इज नॉट बिलोंग्स टू ऑफ ए, यानी ये के जो है आपका इस समुच्चय ए का कोई अवयव नहीं है। तो ये क्या है, इसे बोलते हैं सबसेट। आगे हम बात करेंगे सबसेट क्या है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है, सबसेट का साइन है, और ये कैसा है, बिलोंग्स टू का। तो ये आपके पास में हो गया सेट। फिर आपने सेट को निरूपण करने की पद्धतियाँ पढ़ी होगी। सेट कितने प्रकार से निरूपित किया जाता है, तो आपने निश्चित तौर पर दो विधियाँ पढ़ी होगी। एक पढ़ी होगी आपने कौन सी, रोस्टर पद्धति, और एक आपने पढ़ी होगी समुच्चय निर्माण पद्धति। मैं उनकी बात नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। समुच्चय निर्माण पद्धति और रोस्टर रूप आपने पढ़ा होगा। इसी क्रम में थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, तो फिर आपने पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चयों के प्रकार। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के नहीं होते। समुच्चयों के प्रकार में आपने पहला पढ़ा होगा एकल समुच्चय। मैं एक की बात करूंगा। एकल समुच्चय के बाद में आपने पढ़े होंगे रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, फिर आपने पढ़ा होगा घात समुच्चय, फिर आपने पढ़ा होगा सार्वत्रिक समुच्चय, जिसे हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। फिर आपने पढ़ा होगा उप समुच्चय। जितने भी प्रकार के आपने समुच्चय पढ़े हैं, मैं उनका एक एक से क्या करूंगा, थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि आपने समुच्चय के बारे में क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। पहले बात करते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या है, ऐसा समुच्चय या ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल क्या हो, एक ही एलिमेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एकल समुच्चय। कैसे, देखिएगा, मैंने आपको बोल दिया कि आपके पास एक नंबर है x। क्या नंबर है आपके पास में, x आपके पास एक नंबर है, और वो जो आपके पास x है वह ऐसा नंबर है। मैंने आपको बोल दिया कि आपके पास जो x है, ये x एक ऐसा नंबर है जो क्या है, 9 से, तो ये जो आपके पास x है वो 9 से तो क्या है, बड़ा है, और 11 से क्या है, छोटा है। और x जो है आपके पास एक प्राकृतिक संख्या है। आपको बताना है कि वो x क्या होगा जो 9 से बड़ा और 11 से क्या है, छोटा। तो निश्चित तौर पर आप कहोगे कि ये आपके पास जो 10 है, ये 9 और 11 के क्या होगा, बीच में स्थित होगा, जो कि जो 10 है आपकी वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। यानी मैं कहूँ कि इस एकल समुच्चय के अंतर्गत केवल और केवल एक ही एलिमेंट उपस्थित होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय। यानी यहाँ से जो आपके पास समुच्चय बनेगा, सेट जो बनेगा, वो क्या बन जाएगा, केवल और केवल इस 10 का बन जाएगा। यानी आपके पास जो 10 है वो क्या है, एक एकल समुच्चय के रूप में आ गया।
रिक्त समुच्चय का मतलब क्या हुआ? रिक्त समुच्चय का मतलब इम्पटी, जो आपने पढ़ा होगा इम्पटी सेट, जिसमें एक भी अवयव ना हो, नल, और इसे में और भी बोल सकते हैं नल सेट, जिसमें एक भी एलिमेंट उपस्थित नहीं हो, वो कहलाता है आपका रिक्त समुच्चय। इसे डिनोट करते हैं अपन फाई के रूप में, या फिर कुछ इसी प्रकार से एक ब्रैकेट बना देते हैं, और ये आपका होता है रिक्त समुच्चय। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैं यही ले रहा हूँ कि मैंने आपको बोल दिया कि आपके पास x एक ऐसा नंबर है जो 9 से बड़ा है। वापस सुनिए कि x आपके पास में एक ऐसा नंबर है जो 9 से क्या है? बड़ा है, और 10 से छोटा है, और x एक जो है आपकी प्राकृतिक संख्या है, यानी x इज लेस देन 9, और यहाँ से आपके पास में क्या है? 10। अब 9 और 10 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या मुझे बताइए जो होती है, यानी 9 और 10 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से जो अपने पास एलिमेंट है वो कुछ भी एलिमेंट नहीं है, एक भी अवयव उपस्थित नहीं है, यानी ये जो आपका सेट बनेगा वो कैसा होगा? रिक्त समुच्चय। कंप्लीट है क्या? आगे बढ़ते हैं। फिर आपके पास में तीसरे नंबर पर है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या है? ऐसा समुच्चय जिसमें जो आपके पास एलिमेंट है वो परिमित हो, निश्चित हो, वो आपको कहलाता है परिमित समुच्चय। कैसे? जैसे मैंने बोल दिया कि प्रारंभ की 10 प्राकृतिक संख्याएं, प्रारंभ की 10 प्राकृतिक संख्याएं, तो आप लिखोगे प्रारंभ की 10 प्राकृतिक संख्याएं जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपको मैंने बोल दिया कि आप ऐसा करो कि प्रारंभिक 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखो, तो आपने लिख दिया। अब ये 10 प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है फिक्स है, निश्चित है, तो इस समुच्चय को हम क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय। क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय। समझ में आ गया क्या? इसे हम क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय। इसी प्रकार से अब ये अपरिमित समुच्चय क्या हुआ? इसी प्रकार से अपरिमित समुच्चय क्या हुआ? तो इस अपरिमित समुच्चय की बात करते, मैंने आपको बोल दिया कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अब पूर्ण संख्या कितनी है? ढेर सारी है, इन्फिनिटी तक है। अब आपको ये नहीं कहा कि प्रथम 10 पूर्ण संख्या है, प्रथम 20 पूर्ण संख्या है, केवल आपको ये बोल दिया कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, तो निश्चित तौर पर क्या होगा? 0 1 2 3 4। अब आप कहाँ तक लिखोगे? एंड सॉन, जितना चलता जाएगा। तो ये कोई फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, निश्चित नहीं है। अनिश्चित होने के कारण हम इसे क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय, जो कि परिमित नहीं है। तो 4 प्रकार के समुच्चय की हमने बात की। फिर हम बात करते हैं घात समुच्चय। इस घात समुच्चय की बात इन दोनों के बाद में करेंगे अपन, ठीक है? पहले कर लेते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, जिसे आप बोलते हो यूनिवर्सल सेट। क्या होता है सार्वत्रिक समुच्चय? देखिएगा, मैंने आपको बोल दिया कि आपके पास एक सेट है जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट। इसमें एलिमेंट ले रखे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपके पास एक सेट हो गया, और इसी में मैंने आपके कुछ सेट और ले लिए, 1 2 और 3। ये आपके पास ए सेट हो गया। ये बी सेट ले लिया मैंने, जैसे 4 5 6, और सी सेट ले लिया मैंने, और मान लीजिए जैसे 4 5 6 हो गया, 7 8 9 और 10। अब देखिएगा कि जो आपके पास आपने 3 सेट लिए हैं, ए बी और सी, इन तीनों सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, वो जितने भी एलिमेंट हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? इस यूनिवर्सल सेट से लिए गए हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि ए बी और सी सेट में जितने भी अवयव हैं वो सारे अवयव कहाँ से लिए गए हैं? यूनिवर्सल सेट से लिए गए हैं। या फिर ये जितने भी अवयव हैं किस में विद्यमान हैं, किस में उपस्थित हैं? इस यूनिवर्सल सेट में उपस्थित है, यानी सार्वत्रिक, सब कुछ इसमें क्या है? समाहित है। तो ये आपका हो गया सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। जैसे आगे हम इसी और की बात करते हैं, जैसे उपसमुच्चय क्या होता है? उपसमुच्चय की बात करता हूं मैं। जैसे उपसमुच्चय क्या है वही बात कर लेते हैं। आपके पास में एक सेट है ए, 1 2 3 4 5 और 6, ये मैंने ले लिया। आपके पास कोई एक सेट है ए, और इसी प्रकार से एक बी सेट ले लिया मैंने, 3 4 5। बिल्कुल ठीक है। ए आपके पास एक सेट हो गया, और बी भी आपके पास क्या हो गया? सेट। मैंने कहा कि जो आपके पास बी है ये उपसमुच्चय कहलाएगा ए का। मैंने क्या कहा
कि जो आपके पास में समुच्चय बी जो है आपका, वो समुच्चय ए का उपसमुच्चय कहलाएगा यदि इस समुच्चय बी के सारे एलिमेंट जो है, जितने भी एलिमेंट हैं वो किस में उपस्थित होने चाहिए या किस में विद्यमान होने चाहिए, समुच्चय ए में विद्यमान होने चाहिए। यदि ऐसा है तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि जो आपके पास सेट जो बी है वो सेट ए का क्या होगा, सबसेट, या फिर हम इसे बोलते हैं उपसमुच्चय होगा। यानी बी जो है आपका वो ए का क्या है, उपसमुच्चय है। तो ये वाला साइन मैंने आपको बताया था अभी, एक तो आपके बिलोंग्स टू था और एक आपके पास में क्या है, सबसेट। बिलोंग्स टू अलग है और सबसेट आपके पास में क्या है, अलग है। और ये आपके पास पांचवा रह गया था जिसे हम बोलते हैं घात समुच्चय। ये क्या होता है इसकी भी बात हम कर लेते हैं, जिसे अपन बोलते हैं पावर सेट। मैंने बोल दिया आपको कि आपके पास एक समुच्चय है और समुच्चय मान लिया आपने ए, आपके पास में समुच्चय है, एक और दो इसमें क्या है, एलिमेंट है। समुच्चय ए में आपके पास दो अवयव हैं और मैंने कहा इसमें घात समुच्चय। घात समुच्चय का मतलब हुआ कि इस समुच्चय ए से कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, समुच्चय ए से कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, और जो उपसमुच्चयों की संख्या होगी वो आपका क्या होगा, घात समुच्चय। कैसे देखिएगा, एक फॉर्मूला होता है जिससे अपन लिखते हैं 2 की पावर m। घात समुच्चय या फिर एक समुच्चय से कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं उनकी संख्या को निर्धारित करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है 2 की पावर m। ये 2 की पावर m क्या कहता है, यहाँ जो m आपके पास में है वो सेट में जितने भी एलिमेंट है उन एलिमेंट की संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे मैंने बोल दिया कि समुच्चय है आपके पास में, इसमें एक और दो क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट है कितने इसमें, एलिमेंट 2 है। यानी m का मतलब क्या हो गया आपके पास में 2 कि समुच्चय m में अवयव कितने हैं, 2 है। तो इस सेट ए से कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो फॉर्मूला है 2 की पावर m इम्प्लाइज दैट m आपके पास में 2 है तो ये आपके पास हो गया 4। इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय ए से 4 उपसमुच्चय बन सकते हैं। अब वो कौन कौन से होंगे मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखिएगा, एक तो आपका खुद जो एक है ये भी क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। एक खुद 2 स्वयं भी क्या होगा, एक उपसमुच्चय। एक में दोनों होंगे और एक आपका क्या होगा, रिक्त। 4 हो गए ना, 1 2 3 और 4। तो बिल्कुल इसने सही कहा है कि समुच्चय ए है, कितने उपसमुच्चय होंगे तो उससे हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट हैं उससे पावर में लिख दीजिएगा। पावर में लिखने के बाद में ये आपके पास में आ जाएंगे उपसमुच्चयों की संख्या, और उपसमुच्चयों की संख्या कितनी है यहाँ पर, 4 है। तो ये हमने छोटा सा रिकेप देखा है, एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, परिमित अपरिमित घात, सार्वत्रिक उपसमुच्चय या फिर घात समुच्चय मैंने देख ही लिया। थोड़ी सी बात और करते हैं इसी में। अब मैं एक बार आपने जितने भी नंबर लिखे थे उनका सेट कैसे है, जैसे ये हो गया आपके प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये हो गया होल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। और हम बात कर लेते हैं जैसे ये आपके पास इंटीजर या फिर जेड, ये हो गया आपके पास पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, या फिर ये आपके पास में हो गया क्यू। क्यू का मतलब क्या था, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और इसी में मैं लिख लेता हूँ क्यू प्लस यानी धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। इसी प्रकार से यहाँ मैं लिख लेता हूँ क्यू माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का परिमेय संख्याओं का समुच्चय। इसी प्रकार से अपन बात कर लेते, ये मैंने लिख दिया आर, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास में आर हो गया। तो जितनी भी वास्तविक संख्या है उनका क्या बन गया, एक सेट बन गया। इसी में यदि मैं लिख लूँ आर प्लस तो धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया, या फिर यहाँ लिख लूँ मैं आर माइनस तो ये ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का क्या हो गया, समुच्चय। और ये आपके पास में सी में क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। तो ये आपके पास में जितने भी सेट थे उनका मैंने धीरे धीरे करके क्या करवाया, रिवीजन करवाया, ताकि आप 12th का जो फर्स्ट चैप्टर हो बहुत ही आसानी से पढ़ सको। इसी में आगे देखते हैं एक बार। फिर आपने कुछ संक्रियाएं ऑपरेशंस पढ़ी होंगी, या फिर उससे पहले थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। वेन आरेख, एक मैं बात करूंगा वेन आरेख है
फिर संक्रियाएं और फिर अंतराल, इंटरवल, और ये आपके पास ऑपरेशंस, और ये आपके पास हो जाएगा वेन डायग्राम। इन तीनों की बात और कर लेते हैं। और इतनी बात होने के बाद में आपने पढ़ा होगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन लॉ। ये 4 टॉपिक जो है वो समाप्त करने के बाद में जो सेट का जो रिवीजन है, समुच्चय का जो रिवीजन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल पूरा हो जाएगा। वेन आरेख, संग्रह, अंतराल और डी मॉर्गन लॉ, मैं एक एक को लेता हूं। पहले अपन बात कर लेते हैं वेन आरेख की। वेन आरेख क्या है? समुच्चय को क्या करते हैं हम, चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं, या फिर समुच्चय को आरेख द्वारा प्रदर्शित करें तो इस प्रकार का जो प्रदर्शन है वो कहलाएगा आपका वेन आरेख। क्या कहलाएगा? वेन आरेख या फिर वेन डायग्राम। आपने पढ़ा होगा इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है, ये आपके पास समुच्चय ए मान लिया, और ये आपके पास समुच्चय बी मान लिया। जैसे मैंने बोला कि आपके पास में क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। क्या है? यूनिवर्सल सेट है। और इस यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट जो है वो है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक सेट ले लिया हमने। सेट आपके पास में ए है 1 2 3 4 5, और सेट बी आपके पास में 6 7 और 8। अब मैं आपको बोलता हूँ कि इनको क्या कीजिए, आप इस वेन डायग्राम में प्रदर्शित कीजिए। समुच्चय ए में एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी समुच्चय इसे मान लिया है ये बी। एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 और 5। समुच्चय बी में कितने हैं, 6 7 और 8। यहाँ एलिमेंट वो आएंगे जो दोनों सेट में क्या हो, कॉमन हो, सर्वनिष्ठ हो। दोनों में क्या हो, या उभयनिष्ठ हो, दोनों में क्या हो, कॉमन हो, वो एलिमेंट यहाँ आएंगे। अब बच कौन कौन से गए, देखो ये आपके पास अब पूरा यूनिवर्सल सेट, ये पूरा जो डिब्बा बना रखा मैंने, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। और इसी यूनिवर्सल सेट से हमने 2 सेट लिए हैं। एक सेट आपके पास है ए 1 2 3 4 5, और बी आपके पास में 6 7 और 8। अब मुझे बताइए कि ये दोनों जो है आपका ए और बी इससे लिए गए हैं, यानी ये इनके एलिमेंट है। अच्छा, अब बताइए मुझे कि इस यूनिवर्सल सेट में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो सेट ए और बी में नहीं है। यानी 8 तक तो अपने पास में, 5 ही हो गए, 6 7 8, 9 और 10 आपके पास में नहीं है। यानी ये आपके पास मान लिया 9 और यहाँ क्या होगा 10। यानी मैं कह सकता हूँ ये आपके पास में क्या बन गया, पूरा का पूरा एक यूनिवर्सल सेट बन गया। इसमें 2 क्या बन गया आपके पास, सेट बन गए। ये हो गया आपका वेन आरेख का प्रदर्शन। इसको हम क्या करेंगे, साथ में ही संक्रिया जो है, संक्रिया कौन कौन सी, मैं इनकी भी बात कर लेता हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा यूनियन, फिर आपने पढ़ा होगा इंटरसेक्शन, और फिर आपने पढ़ा होगा डिफरेंस। यूनियन संग या सम्मिलन, इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ, उभयनिष्ठ या कॉमन, और डिफरेंस में आपने पढ़ा होगा अंतर। मैं इनकी बात करता हूँ, थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है और डिफरेंस क्या है। देखते हैं। पहली बात करते हैं यूनियन की। ये यूनियन, अच्छा यूनियन को अपन लिखते हैं यू से, और ये आपके पास में इंटरसेक्शन इससे हम लिखते हैं इससे, और डिफरेंस ये चिन्ह आपके पास में है। अच्छा, होता क्या है बता रहा हूँ मैं एक बार ना। अच्छा, एक बात वो ध्यान रखिएगा कि समुच्चय के अंदर कोई भी जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होता है। समुच्चय तब बनता है जब उसमें एलिमेंट क्या हो, रिपीट नहीं हो। यदि एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो अपने आप में एक समुच्चय नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बोल दिया कि आपके पास एक सेट ए है, ए बी सी। एक मैंने बोल दिया कि आपके पास सेट है बी, सी डी ई और
एफ, ये आपके पास में क्या है, सेट है। मैंने बोला आपको कि समुच्चय ए और समुच्चय बी का आप क्या कीजिए, यूनियन निकालिए। समुच्चय ए और समुच्चय बी का क्या कीजिए, यूनियन निकालिए। तो आप क्या करोगे, ये आपके पास समुच्चय ए है और ये आपके पास समुच्चय बी है, दोनों का आप निकाल रहे हो यूनियन, यानी क्या हो जाएगा, ए बी सी, और इन दोनों का आप ले रहे हो यूनियन, सी डी ई एफ। तो यूनियन कैसे लेंगे, ये आपके पास एलिमेंट है बी सी, इन सबको लेना है, लेकिन ध्यान रखिए ये सी यहाँ पर भी था और मैंने बताया यहाँ पर भी है, तो दोनों में से क्या करेंगे, ए को ही लेंगे। डबल बार रिपीट नहीं होता है, आपको पता है, यदि रिपीट होगा तो फिर वो सेट नहीं बनेगा। तो सी एक बार ही आ गया, ये आपके पास डी, ये ई, और ये क्या हो गया आपके पास में एफ। यानी मैं कह सकता हूँ कि ए और बी आपके पास दो सेट थे और यहाँ से आपने यूनियन कैसे निकाला, ये ए बी सी डी ई और एफ। इसी प्रकार से इस इंटरसेक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इंटरसेक्शन की बात करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आपको इंटरसेक्शन के अंदर कि एक आपके पास सेट ए है, इसको मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, और इसी प्रकार से एक सेट ले लिया हमने बी, वो मैंने लिख लिया 3 4 5 6 7 और 8। इंटरसेक्शन का मतलब ही है आपके पास में क्या है, उभयनिष्ठ होगा या फिर क्या होगा, सर्वनिष्ठ होगा। यानी समुच्चय ए और समुच्चय बी का आपको निकालना क्या है, इंटरसेक्शन, यानी क्या होगा 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन 3 4 5 6 7 और 8। यानी वो एलिमेंट जो दोनों में उपस्थित हो, वो एलिमेंट जो क्या है दोनों में उपस्थित हो, जो कॉमन हो, वो आपके क्या कहलाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी सेट के अंदर आएंगे। देखिएगा 3 इस सेट में भी है और 3 ये सेट में भी है, 4 इसमें है 4 इसमें है, 5 इसमें है 5 इसमें है। यानी यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया आपके पास, 3 4 5। अच्छा, इसको अपन क्या करें, वेन आरेख में दर्शाएं। देखना एक बार, इसको अपन क्या करते हैं, वेन आरेख के अंदर दर्शाते हैं। ये मैंने मान लिया ए है और ये क्या मान लिया हमने, बी है। देखिएगा एक बार, ए आपके पास में क्या है, 1 2 3 4 और 5। बी आपके पास में क्या है, 3 4 5 6 7 और 8। मैंने आपको अभी बताया था पहले कि इसके अंदर वही एलिमेंट आएंगे जो दोनों में क्या है, कॉमन हो। यानी यहाँ जो बीच में जो है वही एलिमेंट आएंगे जो समुच्चय ए में भी हो और समुच्चय बी के अंदर भी हो। यानी देखो कौन कौन से, 3 4 5 3 4 5, यानी यहाँ से हटा दीजिए ये, और यहाँ से आपके पास में क्या आ गया, 3 4 और 5। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है आपका वो कौन सा हो गया, ये हो गया। ये आपका क्या बन गया, इंटरसेक्शन वाला पार्ट। तो अभी हमने बात की यूनियन की, इंटरसेक्शन के डिफरेंस की बात भी कर लेंगे। तो यहाँ से यूनियन आपको समझ में आ गया होगा, इंटरसेक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बात करते थोड़ी सी। अब आपको बोल दें कि कोई समुच्चय आपके पास में और उसको आपको क्या करना है, उसका पूरक निकालना है। अब पूरक क्या होता है, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पूरक समुच्चय की। पूरक समुच्चय क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है आपके पास में, 1 2, ये कुछ मैंने सेट ले लिया है, और एक आपके पास सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4। कंप्लीट है क्या, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है और ये आपके पास में क्या ए हो गया, 1 2 3 4। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, इस समुच्चय ए का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। समुच्चय ए का क्या ज्ञात करना, आपको पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। यानी आपको निकालना क्या है, ए डैश निकालना। पूरक को अपन किससे लिखते हैं, ए डैश से। अब ए डैश का मतलब क्या हुआ, ये हम कैसे ज्ञात करेंगे कि जो आपके पास में यूनिवर्सल सेट है, जो आपके पास में क्या है, यूनिवर्सल सेट है,
उस यूनिवर्सल सेट में से आप सेट ए को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, जो आपके पास एलिमेंट बचेंगे वो कहलाएगा आपका क्या, पूरक है। कैसे देखिएगा, तो यहाँ से अपने पास u क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और फिर यहाँ से आपके पास a क्या है, 1 2 3 4, और ये आपके पास में क्या हो गया, u माइनस है। u में से a को बाहर निकाल दीजिए। अच्छा, कौन कौन से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 को क्या कर दीजिए, आप बाहर निकाल दीजिए, या फिर ऐसा मैं कहूँ कि इनको छोड़ दीजिए, इनको क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, और शेष जितने भी एलिमेंट बच रहे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, एडेस हो जाएंगे। यानी कितने बच गए आपके पास, 5 6 7 8 9 और 10, और यही आपका होता है अंतर समुच्चय। और साथ में ही मैंने आपको समझा दिया क्या, पूरक समुच्चय। इसकी बात थोड़ी और कर लेंगे अपन। तो पूरक समुच्चय का मतलब क्या हो गया, डेस के रूप में, कि आपको एडेस निकालना था, तो एडेस क्या था, यानी यहाँ से आपको निकालना था u माइनस है, u माइनस है, आपने ए किया, जो एलिमेंट m में नहीं थे उनको हमने क्या कर लिया, एडेस के रूप में लिख लिया, तो ये आपके पास में क्या निकल गया, एडेस निकल गया। जैसे और थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसी अंतर समुच्चय की। एक सेट ले रहा हूं मैं, सेट मान लिया आपके पास में है ए, और एक सेट हमने ले लिया बी, और एक सेट हमने ले लिया सी। ये आपके पास में क्या है, 3 सेट है, ए बी और सी। ए आपके पास में ये बी, और ये आपके पास में क्या हो गया, सी। मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। जैसे आपको निकालना है ए माइनस बी, फिर आपको निकालना है बी माइनस सी, और ये कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। ए माइनस बी यानी 1 2 3 4 5 माइनस 3 4 5, यानी ये जो एलिमेंट है आपके पास में यदि इसमें है तो उनको क्या कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि इनको छोड़ दीजिए, शेष जो बच जाते हैं आपके, इनको छोड़ दीजिए, शेष जो बच जाते हैं आपके वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, यानी 3 4 5 को बाहर निकाल दीजिए तो आपके पास में क्या बच जाएंगे, 1 और 2, तो ये आपके पास में क्या हो गया, ए माइनस बी। इसी प्रकार से बी माइनस सी की बात करते हैं, तो बी आपके पास में क्या है, 3 4 और 5, माइनस सी की बात कर लेते हैं, तो ये आपके पास में क्या हो गया, 4 और 5, 4 और 5, 4 और 5 निकाल दीजिए, क्या बच गया आपके पास में 3, तो ये आपके पास में क्या हो गया, बी माइनस सी। तो हमने पूरक समुच्चय के साथ साथ ही अंतर समुच्चय की बात कर ली। तो ये आपके पास में जितने भी सेट थे उन सेट से संबंधित जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको बताई। थोड़ी सी आगे और बात करते हैं। जैसे मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ इस इंटरवल की। इंटरवल क्या होता है, आपने कोई भी नंबर हो उसे नंबर लाइन पर शो करना सीखा होगा। मतलब क्या हुआ कि मैंने बोल दिया कोई नंबर, जैसे आपके पास 2 है और संख्या रेखा पर निरूपित करो, तो ये 0 1 और 2, तो ये आपने बता दिया 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो संख्या रेखा पर निरूपण आपने देखा होगा। इसी को अपन क्या करते हैं, अंतराल के रूप में, इंटरवल के रूप में समझते हैं। तो अंतराल क्या होते हैं, 11th में 4 प्रकार के अंतराल आपको बताए गए हैं, उन चारों की मैं बात करूँगा। पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा। खुला अंतराल, जिसे अपन बोलते विवृत। ओपनड इंटरवल। दूसरा आता बंद, और इसे हम बोलते हैं संवृत, बंद। क्लोज्ड इंटरवल। इसी प्रकार से ये होता है आपका अर्ध विवृत, और ये होता है आपका अर्ध संवृत।
इनकी भी मैं बात करूँगा कि खुला अंतराल, बंद अंतराल, अर्धविवृत और अर्धसंवृत क्या होता है। बिल्कुल मैं आपको नंबर लाइन पर ही बताऊँगा इनको कि क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। पहली बात करते हैं अपन खुला अंतराल, विवृत अंतराल या फिर ओपन इंटरवल। मैंने आपको बोल दिया कि आपके पास नंबर लाइन है और यहाँ आपके पास ये मैंने बोल दिया ए है और ये आपके पास में बी है। खुला अंतराल का मतलब क्या है, ए को सो क्या आपने ऐसे और ये आपके पास बी, इधर माइनस इन्फिनिटी है और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी है। अब यहाँ से आपको खुला अंतराल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जितनी भी ए और बी के बीच में जितनी भी संख्या है उनको ले रखा है, ए और बी को इंक्लूड नहीं कर रखा है। ए और बी के बीच की जितनी भी संख्या है उनको ले रखा है, यानी ए और बी दोनों में इंक्लूड नहीं है। और यदि इस प्रकार का कोई अपने पास छोटे कोष्ठक के रूप में अपन क्या करते हैं, इनको लिखते हैं, तो ये आपके पास में इंटरवल जो बनेगा वो क्या बन गया, खुला अंतराल या फिर विवृत अंतराल। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं, ये इन्फिनिटी हो गया और ये पॉजिटिव, ये मैंने ले लिया ए और ये मैंने ले लिया बी। अब आपको इसी को बताना है संवृत यानी बंद। बंद कैसे होगा, तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा डार्क कर दोगे ऐसे, और ये क्या हो गया आपका डार्क। यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जो आपके पास में इंटरवल जो बन रहा है वो कौन सा है, बंद अंतराल। और यहाँ देखिएगा एक बार ध्यान से, इसको अपन लिखते हैं बड़े कोष्ठक के रूप में, ये समझ में आया क्या। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो है ए और बी दोनों भी इंक्लूड हो रखे हैं और उनके बीच में जितने भी नंबर्स है वो भी क्या इंक्लूड हैं। इसमें क्या था, ए और बी इंक्लूड नहीं था, केवल और केवल इन दोनों के जो मिड की जो नंबर थे, बीच की जो संख्या थी वो क्या थी आपकी इंक्लूड थी। आगे बात करते हैं अर्धविवृत। इसका मतलब क्या हुआ, आधा खुला आधा बंद। इधर से क्या है, खुला है और इधर से क्या है, ये बंद मान लिया। यानी यहाँ से ए आपका क्या खुला हुआ है, बी क्या है बंद है, यानी ए को इंक्लूड नहीं किया गया है और बी को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, यानी अर्धविवृत हो गया। इसी प्रकार से और बात कर लेते हैं अपन, ये मान लिया मैंने ए है और ये आपके पास में क्या हो गया, बी हो गया। अच्छा, हम बात कर रहे हैं अर्धसंवृत की, यानी यहाँ से देखिएगा अर्धसंवृत का मतलब क्या हुआ, ये आपके पास ए सेट है और ये क्या है, बी मान। इसको क्या कर दीजिए, थोड़ा सा डार्क कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, इस ए को तो आपको इंक्लूड करना है लेकिन इस बी को इंक्लूड नहीं करना है। इस ए को तो इंक्लूड करना है लेकिन बी को इंक्लूड नहीं करना है, तो ये आपका हो गया अर्धसंवृत। अर्धसंवृत, खुला अंतराल, बंद अंतराल और अर्धविवृत अंतराल, ये चारों प्रकार के जो इंटरवल थे मैंने आपको समझाए। बस अब थोड़ा सा समझना हो रह गया, बाकी सेट से संबंधित जितनी भी जानकारी थी आपने 11th में पढ़ी है उसका शॉर्ट रूप से मैंने रिवीजन करवाया है। अब आपका रह जाता है डी मॉर्गन लॉ। ये क्या होता समझेगा ध्यान से, ए यूनियन बी का डैश कैसे लिखेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी का डैश जो है वो किसके बराबर होगा, ए डैश यूनियन बी डैश। बस यही आपका होता है डी मॉर्गन लॉ। कंपटीशन में बहुत ज़्यादा सहायता करता है क्वेश्चन सोल्व करने में। तो ये डी मॉर्गन लॉ क्या है, ए यूनियन बी का डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश और ए डैश यूनियन बी डैश। ये आपने 11th में सिद्ध किया होगा। मैंने भी 11th क्लास के बच्चों को सिद्ध करवाया था कि ए यूनियन बी का डैश और ए इंटरसेक्शन बी का डैश कैसा। बस मैं तो आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये डी मॉर्गन लॉ था। अब जो हमने पढ़ा था अभी यूनियन, इंटरसेक्शन, अंतर समुच्चय, पूरक समुच्चय, इन सभी को लेकर मैं एक आपको क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि जितने भी आपका डाउट है ना कि इनसे संबंधित हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो यूनियन ले लीजिए, इंटरसेक्शन मान लीजिए, डिफरेंस,
पूरक, घात समुच्चय, इन सभी के मैं क्या कर रहा हूँ, एक बड़ा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि उस एग्जाम्पल से आप सभी को क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और ये एग्जाम्पल आपका क्या है, इस प्रकार है। तो अपने पास एग्जाम्पल इस प्रकार है कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट दे रखा आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ से आपके पास ए है, बी और सी तीनों क्या है, सेट हैं। आपको क्या फाइंड करना है, एक तो एडेस ज्ञात करना है, ए यूनियन सी का डेस, बी माइनस सी का डेस और ए इंटरसेक्शन बी का डेस। मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस और जो आपके पास पूरक हैं, इन चारों को एक साथ इंक्लूड किया और एक क्वेश्चन दिया आपको। ए डेस का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि पहले देखिएगा आपके पास ए सेट क्या है। ए सेट आपके पास में 1 2 3 और 4, ये आपके पास ए सेट हो गया। ए डेस निकालना, इसका मतलब क्या हो गया, जो आपके पास यूनिवर्सल सेट है उस यूनिवर्सल सेट में से आप ए को क्या कर दीजिए, डिफरेंस कर दीजिए, घटा दीजिए, या फिर जितने भी आपके पास एलिमेंट जो बचेंगे घटाने के बाद में वो आपको क्या कहलाएगा, ए डेस। कैसे, ए में अवयव कौन कौन से, 1 2 3 4। अब देखिएगा यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4, इन चारों को छोड़ दीजिए, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 को छोड़ दीजिए, बाकी कितने बच रहे हैं आपके पास में, ये आपके पास में बच रहे हैं ए डेस के रूप में 5 6 7 8 और 9। ये आपके पास क्या निकल गया, ए डेस निकल गया। कंप्लीट है क्या, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आपको निकालना है ए यूनियन सी का डेस निकालना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ से ए यूनियन सी निकालेंगे। ए यूनियन सी कैसे निकालेंगे, ए आपके पास में क्या है, 1 2 3 और 4, और इसी प्रकार से आपके पास में सी क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा सा, सी आपके पास में है 3 4 5 और 6, और यहाँ से आपको लेना है यूनियन, यानी वो एलिमेंट जो एम में है और जो एलिमेंट सी में, दोनों को क्या करना, अपने को इंक्लूड करना है। देखिएगा यहाँ से अपने पास 1 2 3 और ये आपके पास 4। मैंने आपको कहा था कि एलिमेंट सेट के अंदर जो है रिपीट नहीं होते, यदि रिपीट हो रहे हैं तो वो सेट नहीं होगा। तो ये 3 और 4 दोनों में है, तो मैंने एक बार लिख दिए। फिर आपके पास में क्या आ गया, 5, और ये फिर क्या हो गया, 6, यानी ए यूनियन सी आपने निकाल दिया। अब कह रहा है कि ए यूनियन सी का भी आपको निकालना क्या है, डेस निकालना है, यानी ये जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट को आपको क्या करना है, इस यूनिवर्सल सेट में से घटा देना है, यानी इनके बाद जो जितने भी शेष एलिमेंट जो बचते हैं वो आपको क्या कहलाएगा, ए यूनियन सी का डेस। यानी ए यूनियन सी का डेस क्या हो जाएगा, देखिएगा 1 यानी काट दीजिए, 2 3 4 5 6, 4 5 6 बचे कितने आपके पास में, 7 8 और 9। तो ये आपके पास में क्या हो गया, ए यूनियन सी का डेस। आगे बढ़ते हैं, तीसरा बी माइनस सी, बी और ये आपके पास सी है, 2 4 6 और 8, 3 4 5 और 6। बी में से सी को क्या करें, अपन डिफरेंस करें, घटा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, कौन कौन से कॉमन है उनको काट दीजिए, जो बाकी जो बच रहे हैं उनको क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। 2 इसमें दोनों ही हैं, 4 इसमें 4 है, 6 इसमें है, 8 इसमें नहीं, यानी बी माइनस सी क्या हो गया आपके पास में, 2 और 8 हो गया। ध्यान रखिए सी माइनस बी अलग होगा, बी माइनस सी 2 और 8 है, सी माइनस बी की हम बात करेंगे तो अलग होगा, 3 और 5 बनेगा आपका, ध्यान रखिए इस चीज़ को। 2 और 8 हो गया बी माइनस सी। अब भी ये कह रहा है कि बी माइनस सी जो है आपका, इसका आपको क्या निकालना है, डेस निकालना है, तो ये निकाल लीजिए डेस, यानी यूनिवर्सल सेट में से 2 और 8 एलिमेंट को बाहर निकाल दीजिए, बाकी जितने भी एलिमेंट जो बचते हैं वो आपको क्या कहलाएगा, बी माइनस सी का डेस। 2 और 8 को बाहर निकाल दीजिए, एक तो ये और एक इससे बाहर निकालना, बच जाएंगे 1 3 4 5 6 7 और 9, ये आपका क्या हो जाएगा, बी माइनस सी का डेस। लास्ट 4th नंबर का है आपके पास में ए इंटरसेक्शन बी का डेस। ए आपके पास में 1 2 3 4, पहले अपन क्या कर लेते हैं, इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। बी 2 4 6 और 8, ये आपके पास हो गया। दोनों का अपन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन क्या होता है,
इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, कॉमन वाला पार्ट। देखो एक इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और 2 इसमें है, इसमें भी है, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें, यानी ए इंटरसेक्शन बी जो आपके पास में आया वो क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास में आ गया। 2 और 4 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो यहाँ से आपके पास निकल गया 2 और 4, ये बन गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है, यानी यूनिवर्सल सेट जो है आपके पास में 1 to 9 जो है, इसमें से क्या कर दीजिए, 2 और 4 को बाहर निकाल दीजिए, बाकी जितने भी एलिमेंट बचते हैं वो क्या कहलाएगा, आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश। यानी 2 और 4 को बाहर निकालने के बाद में आपके पास 1, 3, 5, 6, 7, 8 और 9 बचेंगे, तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो ये पूर्ण रूप से जो आपका पहला चैप्टर था समुच्चय वाला 11th क्लास का, मेरी तरफ से क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई। इसी प्रकार से 11th का जो सेकंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी बात भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।